मैंने कहा और उठो। मैम प्रीवियस ईयर डिस्कस हो गया था, मतलब मैं तो ज्वाइन नहीं किया था उस दिन। प्रीवियस ईयर? हाँ मैम, ग्रुप थ्री का प्रीवियस ईयर नहीं हुआ। नहीं नहीं, ग्रुप थ्री का प्रीवियस ईयर डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। करेंगे बस, कल या परसों थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। इसके बहुत कम है, इसके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे डिस्कस। ठीक है मैम। मैम हम्म। 2 की जगह मैम 215 या 230 को हो सकती है क्लास। 2:15 कर लेते हैं। 2:30 थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाएगा मुझे लगता है। या फिर अगर 2:30 से करें तो 4 PM तक। यस मैम। चलो कल के लिए 2:15 कर लें तो ठीक है। ओके मैम। फिर मैं देखती हूँ, अगर कॉलेज मेरा से। टाइम एडजस्ट हो जाएगा तो मैं 2:30 ही कर दूँगी। ठीक है। यस मैम, कॉलेज के से आने में देर हो जाती है कभी कभी। अच्छा ठीक है, कोई बात और नहीं। मैम मतलब टाइम कौन सा होगा? टाइम इवनिंग का ही करूँगी मैं, इवनिंग का और ये वाला। ठीक है। मॉर्निंग में बच्चे आते ही नहीं हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छा। और मैनेज। इवनिंग मतलब 7 बजे ही होगा? क्या? 7 बजे इवनिंग का होगा क्लास? हाँ, इवनिंग 7 बजे ही। ठीक है ना? क्योंकि आप लोग 7 बजे ही फ्री होते हो, नहीं तो 6:30 भी किया जा सकता है अगर आप लोग फ्री हो तो। नहीं नहीं मैम, 7 बजे ही ठीक है। ठीक है, तो कल से 2:15 ये हो जाएगा दोपहर का टाइम। और मैम 2:15 से 3:30। नहीं, 1.5 आवर तो हो गई। 3:45 तक, इतना तो हो गई। 3:45 तक। ठीक है। ओके मैम। तो जितना फैक्टर ग्रुप में कराया उतना क्लियर है, और थोड़ा बहुत नोट्स में एक दो एग्जांपल देखे होंगे आपने। यस मैम। एक खास फैक्टर ग्रुप कराना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, या आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ काउंटर या किसी भी चीज़ के लिए एग्जांपल, सपोर्टिव एग्जांपल या काउंटर एग्जांपल के तौर पे। तो देखो, क्या क्यू मॉड जेड, अगर इस क्वेश्चन ग्रुप की बात की जाए, क्या ये डिफाइंड है? सबसे पहले तो ये नीचे वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। क्या जेड क्यू का नॉर्मल सब ग्रुप है? क्यू अंडर एडिशन एंड यस जेड मैम। अंडर एडिशन बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये एबिलियन है, और एबिलियन का ये सब ग्रुप है। और एबिलियन के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। ठीक है। कल से मुझे थोड़ा सामान रखना पड़ेगा यहाँ पे, बिल खाली खाली हो गया सब। तो एबिलियन ग्रुप है, तो उसका कोई भी सब ग्रुप होगा, चाहे जेड हो, चाहे 2Z हो, चाहे 3Z हो, सारे ही साइक्लिक, सारे ही नॉर्मल होते हैं। तो क्यू मॉड जेड एक डिफाइंड ग्रुप है, मतलब एक क्वेश्चन ग्रुप, एक फैक्टर ग्रुप ये बन सकता है। अभी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे फैक्टर ग्रुप हम डिफाइन करते थे, A+Z सच दैट A बिलोंग्स टू Q। सिंपल। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आता है? जो ग्रुप का ऑपरेशन हो। ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है, इसलिए वो आया है। ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे? सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी कैसी होगी? 0+Z टाइप की जी। होगी। हाँ, 0+Z टाइप की इसकी आइडेंटिटी होगी। इसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स में आएंगे, 1+Z, 2+Z, 3+Z। तो क्या ये एलिमेंट्स भी तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएंगे? क्योंकि 1 तो Z का ही एलिमेंट है। कहने का मतलब इसकी आइडेंटिटी ये होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। ठीक है। तो 1+Z, 2+Z, 3+Z, इंटीजर प्लस जेड, ये तो इंटीजर का ही पार्ट बन जाएगा। ये भी जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा, तो सारे ही जेड हो जाएंगे जब। तो ये सारी तो आइडेंटिटी बन जाएंगे इस टाइप के एलिमेंट्स। तो इनकी जगह मैं सिर्फ जेड लिख देती हूँ। ठीक है, चाहे आप 0+Z लिख दो, चाहे जेड लिख दो। फिर कुछ इस टाइप के एलिमेंट भी आते होंगे, 1/2+Z, 3/2+Z, 2/3+Z, एंड सो ऑन। इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स होंगे और ऐसे ही नेगेटिव में जाएंगे, है ना?
तो इस तरीके के इसके एलिमेंट्स दिखेंगे। अभी एनालिसिस पूरा कर लेंगे हम कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे। अब ये एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। ग्रुप का ऑर्डर कैसा होगा फिर, कितने ऑर्डर का ग्रुप बन सकता है ये? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि p बाय q फॉर्म के रैशनल नंबर्स, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 1 है, ऐसे रैशनल नंबर आपको पता है कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मैम क्यू नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 तो ठीक है, q नॉट इक्वल टू 1 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मतलब वो सारे रैशनल नंबर्स अदर देन, क्या बोले जाए, वैसे तो इसमें और भी चीज़ें आएंगी, 4/2 टाइप के भी आएंगे, वो 2 ही होता है, वो इंटीजर ही बन जाता है। मतलब ऐसे रैशनल नंबर जो इंटीजर ना हो, ऐसे रैशनल नंबर कितने हैं, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर्स जो इंटीजर ना हो, q माइनस जेड या q माइनस जेड इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए ये सेट भी इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे 1/2 प्लस जेड है और एक एलिमेंट है 3/2 प्लस जेड। अब यहाँ पे एक खास बात देखो, 3/2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1/2, 1 + 1/2। हाँ 1/2 प्लस 1 प्लस जेड। अब ये एलिमेंट तो 1 तो इंटीजर ही है, तो इसका मतलब 1/2 और ये जेड, तो जेड ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 प्लस जेड और 1/2 प्लस जेड कुछ अलग अलग नहीं है, सेम है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 2/3 प्लस जेड इज इक्वल टू 5/3 प्लस जेड, तो क्या ये बात सही होगी? यस मैम, सही तो लग रहा है। हाँ सही लग रहा है, क्योंकि 5/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 प्लस 1। क्या ये 2/3 -1/3 प्लस जेड के बराबर होगा? अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करते हो? अगर आपको चेक करना है, चलो एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि AH इज इक्वल टू BH। रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। ठीक है, A इनवर्स B या B इनवर्स से कुछ भी लिख सकते हो, B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। क्योंकि ये जब B इधर आएगा या A उधर जाएगा तो क्या होगा? मान लो B इधर आता है तो A B इनवर्स H इज इक्वल टू H हो जाता है ना, तो दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। खैर, तो वही बात है कि अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्टली बस एक काम करो, इसके अंदर 2/3 और ये -1/3 को इधर लाओ, +1/3 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड। इज इट ट्रू? क्या बोला मैम, समझ में नहीं आया। मैंने कहा अगर आपको चेक करना है, चेक करने के लिए हम क्या प्रोसेस अपना रहे हैं, इसके अंदर ये वाला एलिमेंट जो है, मतलब इस रिजल्ट से हम क्या कहते हैं कि AH इज इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H या फिर B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। तो A इनवर्स B क्या हो जाएगा? इसको A मान लो 2/3, और B का अच्छा, इनवर्स क्या हो जाएगा? +1/3, क्योंकि और वो तो एडिशन में जेड। इनवर्स देख रहे हैं। हाँ, तो 2/3 और 1/3 को जब आप ऐड करोगे तो ये 1 आ रहा है, तो क्या 1 प्लस जेड जेड के बराबर है? अगर ये ट्रू है तो ये इक्वल हो जाएंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 प्लस जेड और -1/3 प्लस जेड ये दोनों बराबर हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ना चेक कैसे करना है इक्वल। आप अपने तरीके से भी चेक कर सकते हो, -1/3 को आप 2/3 की टर्म्स में लिख दो, या 2/3 को -1/3 की टर्म्स में लिख दो। -1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3 -1। अब 2/3 -1, सॉरी, -1/3 प्लस जेड प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस जेड। अब इंटीजर्स में -1 ऐड करोगे तो वो तो उसी का एलिमेंट है, तो वो तो जेड ही बन जाना है, तो ये तो जेड हो गया और ये 2/3 बचा। तो इसका मतलब -1/3 प्लस जेड 2/3 प्लस जेड के बराबर आ गया। ठीक है,
ये तो हो गई बेसिक बातें। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये ग्रुप साइक्लिक है। क्या क्यू मॉड जेड एक साइक्लिक ग्रुप है? देखो, अगर साइक्लिक होगा तो क्या होगा? साइक्लिक है और इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, आप जानते हो। अगर ये साइक्लिक हुआ तो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड के आइसोमॉर्फिक। तो क्यू मॉड जेड विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड। पर इज इट पॉसिबल? It is not possible. कैसे? ऐसे ही। ऐसे कुछ लॉजिक देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैम जेड के बारे में एनालिसिस करते हैं। हाँ बोलो। मैम जेड में फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है, वो है। और आपने जो दिखाया वो हाफ प्लस जेड, हम्म मतलब क्यू जेड, तो हम्म। वो फाइनाइट ऑर्डर का बन गए। कितना ऑर्डर है इस एलिमेंट का? ये एक एलिमेंट है। वो दो ऑर्डर का है ना। यस। 1/2 प्लस जेड का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे चेक किया? 1/2 प्लस जेड, इसकी पावर 1 क्या है? यही हो जाएगा। इसकी पावर 2 करके देखते हैं। इसकी पावर 1 तो आइडेंटिटी नहीं है ना, मतलब 1/2 प्लस जेड जेड के बराबर तो नहीं है ना, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यस 1/2 तो वैसे भी जेड में नहीं है। लेकिन इसकी पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? इसकी पावर 2 करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस जेड विच इज इक्वल टू 1 प्लस जेड विच इज इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया? ये आइडेंटिटी आ गई। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ 1/2 प्लस जेड इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चेक करना होता ऑर्डर ऑफ 5/4 प्लस जेड, एक बार इसका ऑर्डर चेक करो कितना होगा। इंटीग्रल कैलकुलस का जो आपका टॉपिक रहता है, मैं एक काम करती हूँ उसको लास्ट में कराती हूँ। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन मैं करा दूंगी आपको, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन नया टॉपिक ऐड हो रहा है तो उसके क्वेश्चन आसान ही आएंगे और आप देखोगे काफ़ी आसान होते हैं उसके क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम 1 या 2 नंबर तो आप ले ही लोगे अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया उसका। तो एक बार ओडी फिनिश करके हम रीमान कर लेंगे। 1-2 दिन का काम है बस रीमान। तो रीमान की कोई मैम, इसका ऑर्डर 4 आ रहे हैं। हम्म 4 आ रहे हैं इसका ऑर्डर। 4 आ रहा है। हमें कब तक ऑर्डर चेक करना है? जब तक 5/4 प्लस जेड की पावर के करें और वो कुछ इंटीजर प्लस जेड टाइप का ना आ जाए। जब ये इंटीजर प्लस जेड टाइप का आ जाएगा तो ये तो जेड के ही बराबर आ जाएगा। हमें यहाँ तक चेक करना है, इस के को फाइंड आउट करना है जो कि एक पावर रेज करके इंटीजर प्लस जेड में आंसर आए। सबका हुआ? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत सिंपल है चेक करना। तो आपको ये भी समझ में आ गया 1/2 का ऑर्डर 2 है, 5/4 का ऑर्डर 4 है। मुझे एक 10 ऑर्डर का एलिमेंट बता सकते हो आप इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर कोई भी 10? 1/10, 1/10, 1/2। 1/10 प्लस जेड, ऐसे बोलो। 2/10, 3/10, 4/10, जो भी आप लेना चाहते हो ले लो मैम। और मैम इसका मतलब सभी 2/10 हो नहीं होगा मैम। 2/10 का फाइनाइट। ऑर्डर 5 है। 3/10 होगा मैम। 3/10 होगा। अब 5/10 भी नहीं होगा। 10 7/10 नहीं होगा। मतलब जो जिसका जीसीडी जीसीडी, हाँ। 1 हो। m/n, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहीं से रिलेट कर देती हूँ फिर आपके लिए। m/n का ऑर्डर n होता है। वैसे तो इसका ऑर्डर n से एक्सीड नहीं कर सकता, इस ये जनरल चीज़ है एकदम, इसको आप नोट कर लो। ये चीज़ नोट्स में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इक्वल टू n कब होगा? ऑर्डर ऑफ m/n प्लस जेड इक्वल टू n कब हो जाएगा? ये तभी हो जाएगा जब इफ You एट can ऑल only m और n का a GCD GCD
n इज इक्वल टू 1। यस, आपने खुद ही बना लिया अपना फॉर्मूला और यही सही है। बस अच्छा GCD 1 होते ही नीचे वाला डिनोमिनेटर ऑर्डर बन जाता है ना। जैसे 2/10 का हाँ ऑर्डर आप निकालने चलते तो उसको 5 टाइम्स ऐड करके आप आसानी से इंटीजर ला सकते थे। मतलब 2/10 एक 1/5 नंबर है, ठीक है। GCD 1 नहीं होगा तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो फिर वो नया नंबर बनेगा। 1/5 बना, अब GCD 1 है, अब इसका ऑर्डर 5 है, समझ रहे हो। और 3/10 करोगे तो 3/10 में तो 3 और 10 का GCD ऑलरेडी 1 है, तो फिर इसका ऑर्डर तो क्या ही हो जाएगा, इसका ऑर्डर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर्स चेक करने हैं। सारे एलिमेंट्स पता चल गए आपको। अच्छा, आपको ये भी पता चल गया किस किस टाइप के एलिमेंट सेम सेम दिख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, आप बताओ। नहीं है। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट ऑर्डर के केवल यही एलिमेंट है मुझे लगता है, और तो कोई नहीं है। इसकी आइडेंटिटी का ऑर्डर ही फाइनाइट है। इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। यहाँ पे एक मिसमैच हो गया प्रॉपर्टीज के अंदर, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसका मतलब क्या ये साइक्लिक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? नो आएगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप है ये, ठीक है। लेकिन अबीलियन है, अबीलियन तो आप जानते ही हो है। ठीक है, हमने ऑर्डर्स भी देख लिए, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर हमें ये निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Q mod Z, कैसे निकालेंगे? देखो, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कैसे कैसे दिख सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैम ये यस तो मैम। मैं काफ़ी एक तरफा हो जाता है ना चीज़ें, ऊपर से मुझे अपनी आवाज़ खुद ही सुनाई दे रही है गूंज गूंज के। हाँ, मैम ये ऑर्डर 2 का इनफाइनाइट एलिमेंट बनेगा ना? इनफाइनाइट बनेगा। ये कितना बनेगा, चलो देखते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे अच्छा एलिमेंट 1/2 + Z, इसका ऑर्डर 2 है। एक और एलिमेंट आप जानते हो कौन सा? 3/2 + Z, इसका ऑर्डर भी 2 है। और एलिमेंट आप क्या जानते हो? 5/2 या 5/2, प्लस 7/2, प्लस माइनस 9/2। कैसे कर दूँ? प्लस माइनस कैसे सारे कर दूँ? और नंबर आप ले लो मैम हाँ, उसके ऊपर। ऊपर सारे ऑड नंबर ले लो जिसके साथ उसका GCD 1 आ जाए। इन सबका ऑर्डर 2 है। यस, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा मैम, काउंटेबली इनफाइनाइट। पर अभी मैंने एक और चीज़ आपको ऊपर बताई थी, इन दोनों के, इन तीनों के, इन सब के बारे में रिलेशन बताया था एक कि 1/2 + Z, एलिमेंट है। ये और ये एलिमेंट तो सेम है, चाहे आप प्लस माइनस भी लगा लो, आप चेक करके देख सकते हो। लो मैम, हाँ, अभी के बाद अभी घुमा दिया। ठीक है ना। -1/2 + Z क्या 5/2 + Z के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि जब ये 5/2 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? -1 -5 -6/2 + Z। क्या ये Z के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि -3 + Z = Z है ये। दिस इज ट्रू, ठीक है। आप कोई भी इस टाइप के एलिमेंट लो, किस टाइप के? 1 3 5, मतलब डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर एक ऑड नंबर, ऊपर ऑड इंटीजर डिवाइडेड बाय 2, ऑड इंटीजर डिवाइडेड बाय 2, इसका ऑर्डर मतलब ये हमेशा किसके इक्वल होगा? ये हमेशा 1/2 + Z के इक्वल होगा। 1/2 तो चलो मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने फिक्स कर लिया। आप ये भी बोल सकते थे कि ये नंबर ऑड इंटीजर बाय 2 हमेशा 3/2 + Z के इक्वल होगा, ठीक है ना। पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो 1/2 + Z मतलब एक यूनिक ही सिलेक्ट करना है अगर हमें, तो 1/2 + Z सिलेक्ट कर लें, दैट्स ऑल, ठीक है। कितना शोर यस मचा मैम। रहे हैं। ठीक है, तो
ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट, ऑर्डर 2 का केवल एक एलिमेंट है, दैट इज 1/2 प्लस जेड। बाकी सारे तो इसी के इक्वल है, बाकी सारे ये सब सेम एलिमेंट है, 3/2 प्लस जेड, 5/2 प्लस जेड, ये सब सेम है। तो इसका ऑर्डर 2 है, और ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ऊपर ही लिख देते हैं हम आंसर इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने निकल के आए, 1 निकल के आया, दैट इज दिस। अब अगर इसी तरह हमें 3 ऑर्डर का निकालना होता तो हम कैसे निकालते, मैम नीचे 3 ले लेते हैं और ऊपर 1। हाँ तो कितने आते, मैम वो भी एक ही आते हैं। 1/3। चलो देखते हैं कैसे एनालिसिस करते हैं इसका। 1/3 प्लस जेड, सबसे पहले तो आप ये लेते, फिर आप कहते कि यार 2/3 प्लस दो जेड हो किसका नहीं ऑर्डर, होगा, हाँ 2 नहीं होगा, मतलब 1/3 और 2/3। और बाकी जैसे और इससे ज़्यादा कौन से आते, 3/3 प्लस जेड, इसका ऑर्डर क्या है, ये तो जेड का ही बराबर है मैम। इसका ऑर्डर तो 1 ही है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये तो हाँ लेना मैम। नहीं हमें। फिर आप कहते कि हम चलो 4/3 प्लस जेड ले लेते, जैसे ही तो आप 1 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लेते हो ये प्रीवियस वाले के बराबर होने लग जाता है, इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। ये किसके बराबर है 4/3 प्लस जेड, मैम 1/3 प्लस जेड का। 1/3 के बराबर है मैम। 1/3 के बराबर है। और 5/3 प्लस जेड किसके बराबर है, 2/3। 2/3 2/3। प्लस जेड। तो मतलब आपको दो ही यूनिक एलिमेंट मिल रहे हैं ना, ये वैसा हो गया जैसे अप टू आइसोमॉर्फिज्म इतने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्डर्स पे वो बात आ गई, कुछ वैसा वैसा सा लग रहा है, लेकिन ये तो सेम है। तो मतलब 4/3 प्लस जेड लोगे तो ये बनेगा, 5/3 लोगे तो ये बनेगा, मतलब अप टू, क्या बोला जाए, केवल 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो अलग अलग है। 1/3 और 2/3 तो बराबर नहीं, इस बात की गारंटी कौन देगा कि 1/3 और 2/3 बराबर नहीं। 1/3 प्लस जेड इज इक्वल टू 2/3 प्लस जेड, अगर ये बराबर है तो क्या होना चाहिए, 1/3 माइनस 2/3 प्लस जेड शुड बी इक्वल टू जेड, मतलब -1/3 प्लस जेड शुड बी इक्वल टू जेड। सो दिस इम्प्लाइज कि -1/3 बिलोंग करेगा जेड को, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये दोनों यूनिक है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हैं, क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, आर ऑर्डर की R-1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा और, इतने जल्दी मत बोलो। किसका बोलना है मैम? 4 अच्छा, ऑर्डर के बताओ, 4 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर मेरा के काट किसी, जा रहा है, मेरा काट काट के आ रहा है मैम। कट, बोलता हूँ मैं 4 ऑर्डर का। बाकी सबको तो हम्म, क्लियर आ रही है ना वॉइस, कहीं कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, इसमें क्लियर है। ठीक है। 4 ऑर्डर के निकालते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 3/3। 2 होगा मैम। हाँ कितने हुए, 2 होगा मैम, ये होगा और 3/4 होगा। और ये होगा। मेहनत बताओ क्या 3 आए, आंसर आपके हिसाब से 3 आ रहा था, यूलस 5 फंक्शन होगा। हाँ ऑयलर्स 5 फंक्शन होगा, एग्जैक्टली समझ गया। 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, अब चलो 4 के भी निकाल लेंगे, 5 के भी निकाल लेंगे, किसी ने 400 ऑर्डर के एलिमेंट्स पूछ लिए तो कैसे निकाल लेंगे। वो वही एलिमेंट्स होंगे जो इसके साथ GCD 1 देंगे, इसके साथ GCD जो 1 देगा, इसके साथ GCD 1 देता है, इसके 2 इसके साथ GCD 1 नहीं देता, इसलिए 2/4 का ऑर्डर 4 नहीं है। और 3 इसके साथ GCD 1 देता है, इसलिए 3/4 का ऑर्डर क्या है, 1 है। 4 और 4 का GCD यहाँ पे 1 नहीं आता, ये GCD वाली बात हम शुरुआत में करके आए थे अभी, और आपने ही मुझे फॉर्मूला बताया था कि ऑर्डर इज इक्वल टू n इफ एंड ओनली GCD ऑफ mn इज इक्वल टू 1, और इसी से एक रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास, अगर आप लोग कनेक्शन कर पा रहे हो सारा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Q mod z इज इक्वल टू 5n, क्या ये बात सच नहीं हो जाएगी?
यस मैम। बस इतना ही हमें समझना था। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सी बात थी। 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, इस तरीके से आप निकाल पाओगे सीधा फॉर्मूला लगा के। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये वाला ग्रुप जो होता है ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म में ये, चलो होमोमॉर्फिज्म के बाद देख लेंगे अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो, बाकी आप याद रख सकते हो इसको एज अ रिजल्ट। आइसोमॉर्फिज्म हमें इसके बीच में एक मैपिंग ला के प्रूव करना होगा। मुझे याद दिला देना, जब मैं होमोमॉर्फिज्म कंप्लीट करा दूंगी तो इसको देखेंगे। ठीक है, मैं ना C याद दिला दूंगा। हाँ, मैं ना कब बोल रहा हूँ, याद दिला देना। सबको बोल रही हूँ। तो मेरा याद नहीं रहेगा मैम। रुको स्क्रीनशॉट लेता हूँ। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है इसका प्रूफ तो हमें, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं। हाँ, और मैं क्या कह रही थी, C स्टार और इसमें खास क्या है, हम लॉजिक तो लगा ही सकते हैं अपना। C स्टार में क्या खास होता है, n ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं C स्टार, मतलब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। 3 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे निकालते थे हम इसके अंदर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 करके। यूनिट मॉड्यूलो 3, हाँ, सॉरी यूनिट रूट ना क्या बोलते हैं उसको, क्या एक बोलते, एक सेकेंड, यूनिट। बस तो n होते हैं 3 ऑर्डर के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, n ऑर्डर के n एलिमेंट्स होते हैं इसके पास। चलो देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं इनको। इसके पास तो 5n होते हैं। चलो अभी के लिए इसको छोड़ दो। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि अगर मुझे ये निकालना हो, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ Q mod Z ऑफ ऑर्डर n, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, बताओ। नंबर ऑफ ऑर्डर इन कर दो मैम, बाय 5n कर दो, वहाँ नहीं हो, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाय, 5n होता है तो मैम ऊपर वाला तो 5n होगा, तो वहाँ नहीं तो आएगा। 1 ही आएगा, मतलब आप कह रहे हो यूनिक ही आएगा। बिल्कुल, ये तो लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर का एक ही साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा। क्या Q mod Z के पास कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है? आपको लगता है क्या कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, Q mod Z के एलिमेंट्स आपको पता है इस टाइप के हैं, P by Q plus Z, where P by Q belongs to रैशनल। इसका ऑर्डर निकालोगे जब भी किसी भी जनरल एलिमेंट का ऑर्डर, इसका ऑर्डर हमेशा Q या Q से छोटा आएगा। तो क्या Q mod Z के पास कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मान लो आपने लिख रख दिया हाँ मैम। 35,000 बाय 7 लाख, तो इसका ऑर्डर भी तो फाइनाइट ही आएगा। इसका ऑर्डर जब भी आप निकालोगे, वैसे तो चलो 35,000 रखने की बजाय कुछ और रख दिया जाए, 30,000 रख देते हैं ताकि इनका GCD 1 आ जाए। वैसे इनका GCD 1 ही आ रहा है, ऐसे रख देते हैं 3/7 लाख। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 7 लाख। 7 लाख ही आएगा इसका ऑर्डर। कहने का मतलब जो भी है, जो भी फाइनाइट नंबर आप लोगे, मतलब जो भी आप रैशनल नंबर प्लस Z लोगे, उसका ऑर्डर फाइनाइट ही तो आएगा, इनफाइनाइट तो आ ही नहीं सकता। तो ये हो गई इसकी अच्छी बात।
अब आपको क्या मिल गया, एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप। अपनी ऑब्जर्वेशन में इस बात को डाल लो, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप whose every element is of फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर। एक दूसरा ग्रुप मिल गया ना आपको, इनफाइनाइट ग्रुप मिल गया जिसका हर ऑर्डर का हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। उससे पहले हमने एक और ग्रुप देखा था जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी, पी एक्स, कौन सा था, पी एक्स अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता था, है ना। उसके अंदर हर एक पॉसिबल ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मैं आपसे ढूंढने को कहूँ कि 700 करोड़ ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढो तो आप ढूंढ सकते हो, उसमें ये खास बात है। और इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इसमें ये खास है, ठीक है। तो आपको 2 ऐसे ग्रुप्स मिल गए जो खुद इनफाइनाइट है पर उनके हर एक एलिमेंट के ऑर्डर फाइनाइट होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो बातें और कर लेते हैं, इसके सब ग्रुप्स के बारे में और बातें कर लेते हैं। साइक्लिक सब ग्रुप तो हमने देख लिए, वो यूनिक आएगा हर ऑर्डर का। क्या इसके पास कोई नॉन एबिलियन सब ग्रुप होगा? एनी नॉन एबिलियन सब ग्रुप? नहीं होगा मैम, बिकॉज ग्रुप इज अबिलियन। बिकॉज ग्रुप इज एबिलियन, तो आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक अच्छी बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अगर इसका कोई भी आप सब ग्रुप लोगे, लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ Q mod Z, तो H के अंदर क्या खास होगा देखना, H विल बी आइसोमॉर्फिक टू Zn, H विल बी आइसोमॉर्फिक टू Zn, मतलब कोई भी सब ग्रुप इसका साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा। अब ये कैसे कह रहे हैं हमने देखा साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं और यूनिक होते हैं, लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि इसका कोई भी सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा। तो अब ये कैसे ऑब्जर्व किया जाए? देखो, अगर लेट मैं कोई 4 ऑर्डर का सब ग्रुप लेती हूँ, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। लेट ऑर्डर ऑफ H इज 4, तो या तो ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा या ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। मैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रारी, ऑन द कॉन्ट्रारी ये सपोज कर लेती हूँ, क्या सपोज कर ली कि H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। मैम ये तो नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, आपने मेरे से पहले ही बोल दिया। और कोई बताओ, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? या नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? Z2 क्रॉस Z2 का खास क्या है और H के पास क्या खास है, ये बताना। Z2 में क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 में ऑर्डर 2 एलिमेंट्स 3 होते हैं, तो इसमें तो नहीं होते क्यू क्यू मॉड जेड में। यस यस यस, मतलब आप लोग समझ गए। Z2 क्रॉस Z2 के पास 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके पास भी 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि H तो सब ग्रुप था Q mod Z का, और इसके पास 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब Q mod Z के पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गए ना। विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आपने तो अभी प्रूव किया था कि उसके पास तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है, उसके पास तो 2 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के, और वो कह रहा है कि 3 होते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन आई कि नहीं आई? बताओ, ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? यस मैम। यस मैम। देखो, अब एक और अच्छी बात यहाँ से निकल के आई, इसको मैं लिख देती हूँ। Q mod Z नॉन साइक्लिक था, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप्स कैसे निकल के आए? साइक्लिक। बट ऑल सब ग्रुप्स आर साइक्लिक। एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप मिला जिसके जो खुद नॉन साइक्लिक है पर उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक है। फाइनाइट ऑर्डर में तो आपको ऑलरेडी पता थे, कौन से पता थे, जरा याद दिलाना।
ऐसे ग्रुप्स जिनके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हो पर वो खुद नॉन K4 साइक्लिक हो। K4 K4, यस। Q4 भी था, Q4 या Q8 जो भी आप बोलते हो उसको। कौन सा वाला? ये वाला। ये तो खुद नॉन एबिलियन था पर इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं ना। इसमें तो ये थे फाइनाइट ऑर्डर में, तो ये एग्जांपल थे। इनफाइनाइट ऑर्डर में ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन ग्रुप्स का। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप से क्वेश्चन आएगा तो आसान ही आएगा। बाकी आपको असाइनमेंट बता दूंगी मैं आज आपको कौन सी करनी है। ठीक है, मैम आपने तो डिस्क वाला करने के लिए बोला था, हाँ डिप्स वैसा ही वाले में से ही बताऊंगी ना। पहले डिप्स वाला कर लूँ फिर और भी क्वेश्चंस दूंगी उसके करने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, अभी तो डिप्स वाले में से ही बताऊंगी। और पुराना रिवाइज करते रहो, मैं पिछले कुछ दिनों से ध्यान नहीं दे पाई हूँ। प्लीज़ अपना रिवाइज करते रहो। और लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट कब दोगे ये बता दो। आप लोगों ने सारे पुराने टेस्ट तो दिए नहीं होंगे। नहीं मैम, नहीं दिए ना पुराने टेस्ट? चलो मैं टेस्ट रखती हूँ आपके लिए। आज कौन सी डेट है? यही सही रहेगा, आप ही रख लो। मैं रखूँगी तो आप दे दो। आज है 22। मैं 3-3 दिन देती हूँ हर एक पुराने टॉपिक के लिए आपको। ओके। तो आज है 22, 20। मैंने का माथा ना मैं तोड़ दूंगा इस बार पत्थर से, मैं सच बता रहा हूँ। ये मैंने का आइडिया नहीं पुराने दिया। टेस्ट मतलब हाँ, पुराने टेस्ट मतलब कौन से टेस्ट? पुराने टॉपिक्स के टेस्ट जो आपने मॉडलेस वाला खरीदा हुआ है ना, हाँ हाँ, वो उसी नहीं में दिए से। मैम। हाँ, उसी में से आपको लैपटॉप वगैरह पे देना, कंप्यूटर पे। तो आप थोड़ा कन्वीनियंट रहोगे देने में एग्ज़ाम में भी। अगर नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे दे दो। ठीक है, नहीं तो किसी का मांग के लिए दे दिया करो। तो जो वो टेस्ट है उन्हीं में से मैं आपका टेस्ट रखती हूँ एक। अच्छा, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो 22, 23 उसमें टॉपिक वाइज है ना, फिर तो आप 2 दिन में कर लोगे। 3, 4, 25 को रखते हैं पहला टेस्ट। और मैं टॉपिक आपको अभी बता दूंगी ग्रुप में। 25 को लीनियर का टेस्ट है आपका। उसके बाद मैं फिर एक गैप लेके सीक्वेंस सीरीज़ का एक टेस्ट रखूँगी। नहीं, सीक्वेंस सीरीज़ नहीं, पहले कॉन्टीन्यूटी का रखूँगी। ठीक है, 28 के ठीक। आसपास। ऐसे 2-2, 3-3 दिन में आप टेस्ट देते रहो, नहीं तो आपके टेस्ट आप दोगे ही नहीं, फिर आपके टेस्ट रह जाएंगे, प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। ठीक है, ये साथ साथ करते रहो। क्लासेस का तो कुछ खास प्रेशर है ही नहीं। बाकी जो आपका वो था फुल टेस्ट वो मैं डिस्कस कराऊंगी 1-2 दिन। मैम कल ही कराते हैं, चलो एक टाइम एक्स्ट्रा निकाल के उसको डिस्कस कराना पड़ेगा क्लास के अलावा। मैंने मैना को बोला था कि कल लीनियर का टेस्ट देते हैं, मतलब जो बीत गया काल वो काल। तो उन्होंने बोला नहीं आज नहीं होगा, काल की बात बता रहा हूँ, आज दूंगा, श्योर दूंगा। मैं सुबह से उसको 3 बार कॉल किया, उन्होंने उठाया ही नहीं मेरे कॉल। मैं बताओ। इंतजार कर रहा था ना कि मैं कब दूंगी, मैं कब बताऊंगी लीनियर का टेस्ट देने के लिए, है ना। तो ठीक है 25 को ही दूंगा फिर। 28 को 25 को दे देना। लेकिन अब आप कोई और टेस्ट दे सकते हो उससे पहले, या मैं 25 को लीनियर की बजाय कुछ और रख लूँ, खुद ही बता दो मुझे। तो मुझे लगता है लीनियर ठीक रहेगा। हाँ बोलो नैनेश, क्या कह रहे हो? लीनियर ही ठीक है मैम। लीनियर भी 25 ठीक को है, और छुट्टी है। टॉपिक वाइज है देखो, इसलिए मैंने 2 दिन दिए हैं बीच में। टॉपिक वाइज करना बहुत आसान होता है, एक फुल टेस्ट और एक टॉपिक वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आप आराम से कोई भी टॉपिक छोटा सा इसमें होगा शुरुआत का, वो आप आराम से कर लोगे रिवाइज भी और टेस्ट भी दे दोगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसको साथ साथ करते रहो, ग्रुप का भी टेस्ट होगा आपका। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। मैम मेरे आवाज आ रहे हैं? आ रहा है। मैम भाई मॉडल में फुल लेंथ टेस्ट कितना रहेगा? फुल लेंथ टेस्ट नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट किसके अंदर? मॉडुलस।
उसके अंदर 4 है, मैंने देखे हैं, जहाँ ठीक है तक मैम। मुझे याद है 4 है। 5 तो उन्होंने देगा ही देगा, उसके बाद भी 5 ही देगा शायद। 5 है। अभी तक शायद 4 अपलोड किया है, अच्छा, पर बाद में शायद एक और कर देगा वो लोग। तब तक ये वाले फुल टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। मैं टाइम निकालती हूँ कल या परसों में आपका ये अलग से टाइम निकाल के, जो FLT4 दिया है ना आपको, ये डिस्कस हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट जो अलग से दे रखा है मैंने, इसकी आंसर की मैं कल डाल दूंगी। फुल लेंथ टेस्ट मतलब मैंने जो आपका वो भेजा था। हाँ हाँ हाँ, वही आंसर की। अच्छा अच्छा, और ये एक देना ये है, ऐसे, मैंने आज देखा। हाँ ये PDF तो मैं ऐसे भेजती रहूंगी, इनको करते ही रहना साथ साथ। पर मैम एक प्रॉब्लम हो रहा है मैम, मेरा हम्म। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब मैम वो 2.5 घंटे में 40 क्वेश्चन ही अटेंड हो पा रहा है। 2.5 घंटे में 40, देखो 3 घंटे में 60 क्वेश्चन तो किसी का अटेम्प्ट नहीं होते। 60 में 2.5 घंटे। 3 घंटे में 50 क्वेश्चन आप कर लो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ मैम। 2.5 घंटे में अगर आप एक्यूरेसी के साथ 40 क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप गलत कर रहे हो तो बात अलग है, एक्यूरेसी नहीं है तो। 40 ही हो रहे हैं सबके, एक तो सबने कर ही लिया होगा। यस मैम। मैम 40 थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, मतलब फर्स्ट टाइम दिया तो इसलिए थोड़ा हो सकता है गलत हो गया। पर मैंने जो देखा 40 तक तो अटेम्प्ट कर लूंगा मैम 2.5 घंटे में। एक ये वाला भी दे रखा है मैंने, FLT5। उसमें ओडी के क्वेश्चन नहीं थे क्या? किसके अंदर? FLT4 में? 4 में? पता नहीं। उसमें तो नहीं मिले ओडी के क्वेश्चंस। अच्छा, हाँ वो ऐसा है ना, शुरुआती टेस्ट है इसलिए OD के क्वेश्चंस नहीं है। पर अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपके लिए। यस मैम। ठीक है, जो मिलता जाए अभी करते जाओ बस। और OD भी अच्छे से करा दूंगी आपकी। OD बहुत स्कोरिंग है, अच्छे से कर लेना। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबरा रहा हूँ मैम, मेरे तो बहुत चिंता हो रहा है मैम। आपसे ज़्यादा चिंता मैम तो मुझे हो रही है, मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, आपसे पहले ही आएगा। आप तो कर लोगे मैम। मुझे खुद पढ़ना है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। देखो, हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़। चलो वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले इधर आते हैं। जीवन डॉट, मैं 2 ग्रुप्स लेती हूँ, एक G1 और एक G2। उनके ऑपरेशंस अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर लेती हूँ। नोटेशंस हैं बस ये, तो आप लोग समझ ही जाओगे। ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए 2 ग्रुप्स। क्या मैंने होमोमॉर्फिज्म का हल्का सा आइडिया पहले भी दिया था, जहाँ तक मुझे याद है? हम्म। यस मैम। हम्म। होमोमॉर्फिज्म का हल्का सा आइडिया हम पहले भी ले चुके हैं, पर अब हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, होमोमॉर्फिज्म और कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। एक फंक्शन है, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें 2 सेट चाहिए होते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप्स चाहिए। तो G1 to G2, इसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर XY बिलोंग्स टू G1 हो, और उन XY पर T अप्लाई करने के बाद TX.Y, अब ध्यान से देखना ये ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन आपको ध्यान से देखने हैं। TX.Y इज इक्वल टू TX TY, और बीच में ऑपरेशन कौन सा आएगा? दूसरे ग्रुप का, बोला। क्योंकि ये हो गया डोमेन का एलिमेंट यानी G1 का, और ये हो गए कोडोमेन के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये G2 के एलिमेंट्स है। तो G2 के एलिमेंट्स पे कौन सा ऑपरेशन लगता है? स्टार ऑपरेशन लगता है। और G1 के एलिमेंट्स पे डॉट ऑपरेशन है। इसलिए यहाँ पर 2 ऑपरेशन अलग अलग डिफाइन करके आपको दिए गए थे कि इन जनरल अलग अलग ऑपरेशन भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 सेम ग्रुप ही आ जाएंगे या सेम ऑपरेशन के एक ग्रुप आ जाएंगे। हम अलग अलग ग्रुप्स पे भी ये होमोमॉर्फिज्म
डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मैप होमोमॉर्फिज्म बनेगा या नहीं बनेगा वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसी मैप को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तभी बोला जाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। बस इतना ही हमें चेक करना है और वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बच जाएगा। हमें इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एक ग्रुप दे देंगे Zn to Zm, कुछ ऐसा दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे, कितने मैप्स मिलेंगे जो होमोमॉर्फिक मैप्स होंगे, इन सब की बातें हम आगे जाके करेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि डेफिनेशन बताने से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती जब तक हम एग्जांपल्स की ओर ना बढ़े। सबसे अच्छा ग्रुप लेते हैं हम। सबसे पहला ग्रुप, शायद वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप्स जिसको हमने जाना था, 2 ग्रुप्स ले लिए। G1 ग्रुप भी वही है, G2 ग्रुप भी वही है, सेम ग्रुप है। यहाँ से यहाँ तक एक मैप डिफाइन करते हैं और पूछा जा रहा है मतलब कि क्या ये मैप एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो देखो, जब हम ऐसा कुछ करेंगे T ऑफ x प्लस वाई, तो ये किसके बराबर आएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आ जाएगा kx प्लस वाई के बराबर, विच इज इक्वल टू kx प्लस ky। अब kx क्या है, ky क्या है, मैं इसको ऐसे ओपन कैसे कर पाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा? मैम बताओ। हाँ बोलो। मैम ये जेड कम्यूटेटिव है इसलिए ना। नहीं, कम्यूटेटिव है तो उससे क्या होगा? मैम उससे यह होगा कि x प्लस वाई आप के टाइम्स रख दो, मतलब जेड एज के इज इंटीजर, तो हम हाँ k ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस वाई की एडिशन लिख सकते हैं। यस 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 यस, ठीक है। तो मैम उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे तो। क्योंकि अब Z एक ग्रुप है तो हमें इसको ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, और ग्रुप कैसा है, ग्रुप भी कम्यूटेटिव ग्रुप है। आप x प्लस वाई को कितने टाइम्स ऐड कर सकते हो? k टाइम्स ऐड कर सकते हो। फिर आप x x x x इन सबको इकट्ठा करके k टाइम्स x, और y y y y इन सबको इकट्ठा करके k y लेके आ सकते हो। तो ये क्यों बताया हमने, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। ये इसलिए बताया गया कि इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने में क्या कंडीशंस हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, उनका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हम किसी भी मैपिंग को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऐसे ही नहीं बोल देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ किया जाएगा। तो के एक्स प्लस वाई के एक्स प्लस के वाई के बराबर हो गया, और के एक्स यहाँ पे क्या है, टी एक्स टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। तो यानी कि टी क्या हो गया, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमें मिला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, वो कुछ इस तरीके से होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, अब पुरानी बातें आएंगी थोड़ी सी। एक मैप लेते हैं टी, Z8 to Z12, और मैप डिफाइन किया गया है टी एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इस टाइप में कैसे हम चेक करेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है? टी ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस की बजाय, मतलब प्लस का ऑपरेशन का मतलब वही है, मॉड्यूलो 8 इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ये हमें प्रूव करना है मतलब। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा यहाँ से, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। बिल्कुल नहीं लिख सकते। अच्छा, एक और मैं होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल लेती हूँ। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, वहाँ पे 3x था, यहाँ पे 4x है, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ से टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, 4x प्लस वाई, और यहाँ से 4x प्लस 4y। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर से ये सवाल उठता है। अब देखना ध्यान से, एक दो रुको बार मैम, समझाएंगे। रुको मैम, थोड़ा प्रॉब्लम। मैम ए वाला लिख सकते हैं, पर ए वाला मतलब देखना पड़ेगा मैम, एक एक उठा करके। देखो, एक चीज करते हैं, यहाँ पे आते हैं।
मैं x को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, y को 7 ले लूँ, तो t ऑफ 1 + 7 क्या आना चाहिए, t ऑफ 8। और t ऑफ 8 डोमेन के अंदर क्या है, व्हाट इज 8, 8 इज 0, मॉड्यूलो ऑपरेशन है ना। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्लस क्यों लगा रहे हो, आप कहोगे कि सिंपल एडिशन क्यों लगा रहे हैं। सिंपल एडिशन देखो, होता तो इनके अंदर सिंपल एडिशन ही है, लेकिन वो एडिशन बाद में मॉड्यूलो में रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें इतना ये सोचने की जरूरत नहीं है हम सिंपल क्यों लगा रहे हैं, मॉड्यूलो क्यों नहीं लगा रहे, वो ठीक है। 1 + 7 ऐड करके 8 ही आने वाला है, 8 बाद में 0 में रिड्यूस हो जाता है, तो हम उसको बाद में रिड्यूस कर लेंगे, हमें पता है वो चीज़। तो टी ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसको टी ऑफ 0 किस पे जाएगा, टी ऑफ 0 यहाँ से हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, टी ऑफ 0 4 × 0। 4 × 0 यानी 0, ठीक है। अब एक बार हम निकाल लेते हैं टी ऑफ 1 और टी ऑफ 7। टी ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1, 4 × 7, दिस इज 4, दिस इज 28, विच इज Z12 के अंदर रिड्यूस करना है, ध्यान रखना, कोडोमेन के अंदर रिड्यूस करना है। अब हम कोडोमेन में काम कर रहे हैं ना, इसकी इमेजेस में काम कर रहे हैं, तो इमेजेस कहाँ पे रिड्यूस होंगी, Z12 के अंदर रिड्यूस होंगी। 12 के अंदर रिड्यूस होके 4 देगा, अच्छा, मतलब इसका एडिशन 8 होगा। ठीक है। तो इसका एडिशन क्या आ जाएगा, T1 + T7 विच इज इक्वल टू 8। अब 8 कौन सा है, ये किसके अंदर है, ये Z8 के अंदर या Z12 के अंदर, Z12। Z12 के अंदर है, Z8 वाला नहीं है ये, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कोडोमेन का, ठीक है। तो ये Z12 वाला हो गया। तो T ऑफ 1 + 7 तो आ गया 0, विच इज नॉट इक्वल टू T ऑफ 1 + T ऑफ 7, क्योंकि वो किसके इक्वल आया था, 8 के इक्वल। तो क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये चीज नहीं बनेगा ना, राइट हैंड साइड वाला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा, ये वाला मैप। असल में इसमें दिक्कत पता है कहाँ थी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। दिक्कत इसकी वजह से हुई, इस 4 की वजह से। इस 4 का जो ऑर्डर था वो कोडोमेन के अंदर, अब इस 4 का ऑर्डर देखो हम कहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि 4 का ऑर्डर मतलब किसके अंदर, Z12 के अंदर। अब मैंने Z12 क्यों बोला, क्योंकि ये जो 4x है ये इमेज का काम कर रहा है, ये 4x जो है ये इमेज है। तो ये कंप्लीट जो भी हमने लिखा हुआ है इसमें से आप 4 लोगे तो इसका ऑर्डर Z12 के अंदर देखा जाएगा। तो Z12 के अंदर इसका ऑर्डर क्या था, 3 था। और ये जो 3 ऑर्डर था ना, वो उधर वाले ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। अब आप कहोगे ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, बस 1 मिनट रुकना, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ अभी आपसे शेयर करूँगी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो हमने पढ़ ली, उसकी डेफिनेशन से कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है, उनको प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ, देखो मैं एक नोट लिखती हूँ, अब उस नोट की हेल्प से आप मुझे आगे की बातें बताओगे, जस्ट 1 सेकेंड रुकना। नोट नहीं है, एक तरीके से रिजल्ट है। TZn to Zm defined by Tx is equal to Ax, A belongs to Zm, मतलब यहाँ पे A कहाँ से है, Zm से है, A कहाँ से होता है, Zm से। Zn to Zm एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, वो मैप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म if order of A is k, एंड ये जो ऑर्डर आता है k, ये k n को डिवाइड करे, सॉरी n को डिवाइड ना करे,
and Zn has elements ऑफ ऑर्डर के। वैसे आप लिख भी सकते थे कि k डिवाइड्स n, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे लिखोगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n बस। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको दो एग्जांपल लिख के बताए थे Z8 to Z12 में ही। एक था tx इज इक्वल टू 3x और एक था tx इज इक्वल टू 4x। जब हमने tx इज इक्वल टू 3x की बात की तो यहाँ पे जब हम इसका ऑर्डर निकालने गए, ऑर्डर ऑफ 3 क्या आया Z12 के अंदर, Z12 के अंदर हमें ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर क्या आया 4 आया। और यहाँ पे जब हम 4 का ऑर्डर निकालने गए तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या आया 3 आया। अब ये जो ऑर्डर आया इसको हम k नाम देंगे दोनों केसेस में। अब ये बोला जा रहा है कि अगर ये k हुआ और Zn के पास, सॉरी k आएगा यहाँ पे, Zn के पास एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k आए तभी ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा। इसका ऑर्डर 4 आया, k इज इक्वल टू 4 आया, यहाँ से k इज इक्वल टू 3 आया। क्या 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे Z8 के पास? Z8 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी लॉजिक सारा पता चल जाएगा, अभी सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो, इस स्टेटमेंट को समझने पे ध्यान दो। अभी मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात क्यों होनी चाहिए, लॉजिक क्या है इसके पीछे। लेकिन ये बात हमें समझ में आ गई कि 3 का ऑर्डर 4 था तो k की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आई। बस आपको ये चेक करना है कि 4 8 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। क्या 3 इधर वाला, इधर k की वैल्यू 3 आई थी, क्या 3 8 को डिवाइड कर रहा है? 8 क्या है, 8 क्या है? डोमेन का ऑर्डर, डोमेन Zn टाइप की डोमेन है ना, तो Zn है तो n ऑर्डर होता है उसका, तो उसका ऑर्डर क्या है? क्या 3 8 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, इसलिए नॉट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और यस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ये है आपका आंसर, मतलब 3x वाला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा और 4x वाला ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि इस रिजल्ट, इस लाइन का मतलब क्या था? एग्जाम्पल एक दो और बताती हूँ फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जंप करूंगी। ठीक है, यस मैम। एक सेकेंड। Z6 to Z4, अच्छा कहा जा रहा है फाइंड ऑल द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 to Z4, फाइंड ऑल द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 to Z4। अच्छा कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, पहले तो हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं कि कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। tx इज इक्वल टू 0x, tx इज इक्वल टू 1x, tx इज इक्वल टू 2x, tx इज इक्वल टू 3x, tx इज इक्वल टू 4x, 5x, 6x। पर एक बात ध्यान दो, जब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, इसमें जो ये a एलिमेंट होता है ये कहाँ से होता है? कोडोमेन का एलिमेंट होता है, और कोडोमेन में 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 क्या है, 4 तो 0x के बराबर ही आएगा। तो मतलब डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म जो बनेंगे वो इतने ही बनेंगे। ठीक है, tx इज इक्वल टू x टाइम्स। हम इतने ही बनेंगे कैसे बोल रहा हूँ, इसमें से बन सकता है। इसमें से बन सकता है मतलब समझी नहीं मैं। मतलब चारों ही बनेगा? नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी इतनी है, हाँ मतलब चारों मैम, बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसको हम चेक करेंगे ना। हाँ मैम। हाँ सबसे पहले इस पे आते हैं, क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है? tx इज इक्वल टू 0। अब ये चेक हमें कैसे करना है, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला कह रहा था कि 0 का ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 होगा, एंड 1 6 को डिवाइड करता है
यस 1 डिवाइड 6, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें क्या करना है, 1x पे आना है। 1x के अंदर 1 का ऑर्डर क्या होता है, 1 का ऑर्डर Z4 के अंदर 4 होता है। एंड ये जो 4 आया, क्या ये डिवाइड करता है 6 को? नो नहीं मैम। करता, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। इसी तरह 2x की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन के अंदर 2 का ऑर्डर कितना है, 2 हो जाएगा। और 2 डिवाइड करता है 6 को, हाँ ये तो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा होमोमॉर्फिज्म। सिमिलरली 3 का ऑर्डर 4 आएगा और 4 डिवाइड नहीं करता 6 को, इसलिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ से कितने आए, टी एक्स इज इक्वल टू 0 और टी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये दो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आएंगे। क्या समझ में आया हम कैसे चेक कर रहे हैं? और अगर आपको कंफर्मेशन लेना है कि ये जो टी एक्स इज इक्वल टू एक्स है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करोगे आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू, बाउंड्री किसकी लेनी है, हाँ इसकी लेनी है। इसकी बाउंड्रीज कौन सी है, 1 और 5। मतलब ऐसा लिया करो कि पहला 1 ले लो और दूसरा 5 ले लो, 1 और 5 6 हो जाए। तो x को 1 ले लो, y को 5 ले लो, तो t ऑफ 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, t1 प्लस t5, मतलब t1 प्लस t5 नहीं, सॉरी, t ऑफ 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, t ऑफ 6, और t ऑफ 6 क्या होता है, t ऑफ 0, मतलब ये तो 0 आ रहा है। लेकिन t1 प्लस t6 क्या आएगा, t1 गोज टू 1, t6 गोज टू 6, तो t1 प्लस t6 तो आपका 7 आ रहा है। 7 इन Z4, 7 Z4 के अंदर क्या है, 3 है। वो 0 आ रहा था, ये 3 आ रहा है, ये तो बराबर आया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो यही लॉजिक था, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए उसका। अभी मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ, उससे पहले आप ये चेक करो, निर्माल्या एकता कहाँ पे हो आप लोग, एकता है नहीं, निर्माल्या समझ में आ रहा है? यस मैम, तो आप लोग समझ में थोड़ा इसको, थोड़ा आ रहा है मैम। ये थोड़ा सा देख लो, ऊपर से हेल्प ले लेना एक बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो मैं आपको दे रही हूँ। देखो करना क्या है, सबसे पहले बस इतना ध्यान रखो, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का मैप दे रखा होगा, उसमें ए का ऑर्डर आपको निकालना है, वो आता है के। कोडोमेन में उसका ऑर्डर निकलना पड़ेगा कोडोमेन में और ऑर्डर उसके बाद, निकालना है और ये चेक और करना है अगर कि डोमेन डोमेन, का ऑर्डर को डिवाइड करे तो हो जाएगा। डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करें तो ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, मतलब कर दूंगा मैम। अगर इस लॉजिक पे क्वेश्चन, मतलब विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन अभी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लो। Z9 से Z3 तक फाइंड ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दोगे मैम? सारे उसको ग्रुप निकालने को एंटर। हम्म? मैंने जैसे ऊपर ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, इसी तरीके से आपको ये वाला करना है।
मैम 3 होगा सब, मतलब 3 होगा मैम। 3 आ रहे यस मैम। हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ मैम, सभी तो बन रहे हैं मैम। सभी बन रहे हैं, 0 1 2। यस मैम। इसका ऑर्डर 1 है एंड 1 डिवाइड्स 9। इसका ऑर्डर 3 है 3 डिवाइड्स 9। और इसका इसका ऑर्डर भी 3 है। 3 डिवाइड्स 9। ठीक है, तीनों बन जाएंगे। ठीक है, यस। ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना तो आ गया। अब लॉजिक की बात करते हैं, ये कैसा लॉजिक था अजीब सा। एक सेकेंड को, सबसे 3 प्रॉपर्टी कराऊंगी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज और बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं होमोमॉर्फिज्म की। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हो G1 से G2 तक, अगर आप 5 होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हो, अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम बोल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि फाई G1 की आइडेंटिटी को G2 की आइडेंटिटी पर ही मैप करेगा। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी अगर हम E2 बोलते हैं और इसकी आइडेंटिटी अगर E1 बोलते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी पर जाकर मैप होगी। इसको हम देख भी सकते हैं कि हम जानते हैं फाई ऑफ E1 डॉट E1 विल बी इक्वल टू, सॉरी, फाई ऑफ E1 आप लिख सकते हो फाई ऑफ E1 डॉट E1, और फाई ऑफ E1 डॉट E1, अब क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो ये फाई ऑफ E1 इंटू फाई ऑफ E1 के बराबर होगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। ऑपरेशन कुछ भी हो, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देते हैं, वो जनरलाइज ऑपरेशन बन जाता है, हमें कोई चिंता की बात नहीं। अगर उन्होंने ऑपरेशन नहीं दी हुए तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देखा कि फाई ऑफ E1 इज इक्वल टू फाई E1 इंटू फाई E1 आ गया ये। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? कि ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? कोडोमेन के। कोडोमेन के है ना। इस कोडोमेन के एलिमेंट के साथ अगर मैं E2 ऑपरेट करा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोडोमेन यानी G2 के एलिमेंट्स हैं ये सारे। G2 के एलिमेंट के साथ E2 की आइडेंटिटी, मतलब G2 की आइडेंटिटी ऑपरेट हो सकती है ना। यहाँ पे E1 लिखती तो गलत होता, यहाँ पे E2 लिखा तो सही है, क्योंकि G2 ग्रुप के एलिमेंट के साथ G2 ग्रुप की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होकर फाई ऑफ E1 ही देने वाली है। ये फाई ऑफ E1 ही तो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा? फाई ऑफ E1 इनवर्स से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें ये समझ में आएगा कि E2 इज इक्वल टू फाई ऑफ E1 आ जाएगा। क्या आया या नहीं? चले गए आप लोग? यस मैम। कुछ गड़बड़ हो गई? समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम आया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। E1 को हमने लिख लिया E1 डॉट E1, क्योंकि आइडेंटिटी का यही तो फ़ायदा है। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से हमने फाई ऑफ E1 इंटू फाई ऑफ E1 सेपरेट कर लिया। यहाँ से हमें समझ में आता है कि फाई ऑफ E1 तो फाई ऑफ E1 इंटू फाई ऑफ E1 के बराबर है। पर कहानी में ट्विस्ट है, E2 ने आके एक ट्विस्ट डाल दिया कहानी में, और वो ट्विस्ट क्या है कि E2 इंटू फाई ऑफ E1 और कुछ नहीं, फाई ऑफ E1 ही तो होगा। क्योंकि ये सारा काम G2 के अंदर चल रहा था, इसलिए मैंने E2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि E2 की G2 ग्रुप की आइडेंटिटी सेम देने वाली है मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद क्या हुआ, बस हमने कैंसलेशन लॉ बोलो या इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड, जो भी बोलो, वहाँ से E2 और फाई ऑफ E1 इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। अब दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो, कि फाई ऑफ G रेज टू N इज इक्वल टू फाई G
रेज टू n। क्या ये आप प्रूव नहीं कर सकते हो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज से? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फाई ऑफ जी 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 जी, दिस इज n टाइम्स। क्या सीधे आप इस पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते? फाई जी डॉट 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 फाई जी, दिस इज ऑल्सो n टाइम्स। एंड आप जब ऐसा करोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट ही तो मिल जाएगा। यस और नो? यस तो ये तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। आप अपनी लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हो कि जी पावर n यहाँ पे लेंगे हम तो ये बाहर आ जाएगी। वैसे लॉजिक तो आपको पता ही है इसके पीछे। दूसरी बात हमने कर ली। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपको लॉजिक देगी ऊपर वाली बातों का, जितनी हमने ऊपर बातें की। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, ये आपको खुद प्रूव करनी है, इफ ऑर्डर ऑफ g इज n then order of phi g divides n। order of g is n then order of phi g divides n। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे आप देखो, बाकी दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से करोगे। मैं एक लाइन सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए कि इन्होंने गिवन तो ये है, दे तो ये रखा है, और प्रूव ये करना है आपको कि फाई जी की पावर n विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। है कि नहीं, या कुछ और प्रूव करना है? हाँ मैम, यस मैम, हो हो गया रहा है। मैम। दोनों तरफ फाइल लगा लेता हूँ। दोनों तरफ एक ही लाइन का था ना, ये तो आपको गिवन ही है, यही तो आपको प्रूव करना था एक तरीके से। मैम ये वाला जो ई होगा वो तो मैम कोडोमेन का ई होगा ना, इसमें राइट हैंड साइड में। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम फाइव ऑफ जी होल टू दी पावर, हाँ वो ई तो कोडोमेन का ई होगा ना। तो इस पे ई डैश कर देती हूँ मैं, ठीक है? हाँ ये आपको प्रूव करना था, ई डैश बिलोंग्स टू जो भी था, मतलब कोडोमेन वाला ग्रुप। दोनों तरफ इसमें आपने फाइल लगा लिया, मतलब आप समझ गए, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्माल्य, हूँ मैम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट हो तो कुछ बात करो, ठीक है? तो ये ठीक है बढ़िया मैम। चीज़ थी। अब इसमें ये कैसे, मतलब कहाँ से रिलेट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को? एक बार वापस आते हैं Z8 से Z12 वाले एग्जाम्पल पे। मैंने ये एग्जाम्पल दिया था Z8 से Z12, यही दिया था या Z12 से Z8 दिया था? यही दिया था शायद। Tx इज इक्वल टू 4x। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बना था, होमोमॉर्फिज्म नहीं बना था। अब इसका लॉजिक ढूंढो। इस 4 का ऑर्डर, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि T ऑफ 1 निकालना चाहूँ अगर मैं इसके अंदर, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, हम चेक करेंगे। हाँ, T ऑफ तो 1, डिवाइड है। T ऑफ 1 क्या आएगा? 4 आएगा। देखो 1 पर ये 4 आ रहा है। अब 1 का ऑर्डर क्या था Z8 के अंदर? ऑर्डर ऑफ 1 इन Z8 was equal to 8। एंड यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ 4 इन Z12 विल बी इक्वल टू 3। और प्रॉपर्टी कहती है, ऊपर जाके अगर हम देखें, कि अगर पहले वाले एलिमेंट का, डोमेन वाले एलिमेंट का ऑर्डर n था, तो कोडोमेन, उसकी जो इमेज वाला एलिमेंट है, उसका ऑर्डर n को डिवाइड तो करना ही चाहिए। अगर 1 का ऑर्डर 4 था तो 1 की इमेज वाला एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 4 उस 8 को डिवाइड तो करना ही चाहिए। यानी कि इफ ऑर्डर ऑफ g इज n then order of image वाला एलिमेंट should
डिवाइड n। तो यहाँ पे हमने देखा इस एग्जाम्पल में ऑर्डर ऑफ 1 वॉज इक्वल टू n। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ 1 की इमेज क्या है, t ऑफ 1। मतलब आपने जो रिजल्ट बताया वो जी के जगह 1 रख दिया। हाँ आपने जो रिजल्ट बताया था अभी हाँ पहले, हाँ हाँ हाँ, वो फोर का ऑर्डर डोमेन का ऑर्डर को डिवाइड करे। इसमें g की जगह 1 रख दिया मैंने। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर n है, तो यहाँ से 1 की जो इमेज है उसका ऑर्डर n को डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे n हमारा 8 था वैसे, तो ये ऑर्डर ऑफ 4 शुड डिवाइड 8, मतलब 3 8 को डिवाइड करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा ना, इसीलिए तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बने। ठीक है, अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमने यूज किया और ये दिखा दिया कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनता। वैसे ही इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, क्योंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तभी बनेगा जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होती है, तो आप कहीं भी इनको बेधड़क अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग ही मुझे बताओगे कि क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तभी अभी एक बात और ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा था कि Z8 to Z12 जो आपको मैप दिया गया है ना, T ऑफ x इज इक्वल टू 4x, इसको बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करो। मैंने ऐसा क्यों कहा था, उसमें हमने T ऑफ 1 पे चेक किया था ना, T ऑफ 1 + 7 ऐसा करके कुछ चेक किया था, वहां पे 1 का यूज हो जाता है एक तो, और 1 + 7 करके एक तो 0 आ जाता है, और फिर वहां पे चांसेस होते हैं कि T ऑफ 1 और T ऑफ 7 ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये चांसेस हो जाते हैं हमारे। इस वजह से बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक किया जाता है कि 1 और 7 ऐड करके तो ये तो 0 ही देने वाले हैं, T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन इनको ऐड करके 0 नहीं आता। ठीक है, इस वजह से बाउंड्री पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, Z10 से Z10 नहीं, Z8 से Z20, ये सारे होमोमॉर्फिज्म आपको चेक करने कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। होमवर्क है मैम। नहीं, होमवर्क नहीं अभी करना है। चलो, फाइंड ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, ये अभी करो तो ज़्यादा ही हो जाएंगे। चलो, ये होमवर्क ले लो और एक और करके दिखाओ मुझे। Z7 से Z4, फाइंड ऑल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। Only one. Only one. Yes, ma'am, only one. That is T of x is equal to 0. T of x is equal to 0। ऐसे आपने सारे चेक किए होंगे, 0x 1x 2x 3x 4x, 4x तो है नहीं, 0 का ऑर्डर 1 होता है और 1 7 को डिवाइड करता है। 1 का ऑर्डर अब 4 होगा, 2 का ऑर्डर फिर आप कहोगे 2 होगा, 3 का ऑर्डर इसके अंदर 4 होगा, ये कोई भी 7 को डिवाइड नहीं करते, इसलिए आपने कहा कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगी, है ना।
तो आपका सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म बनता है यहाँ से Tx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ से एक रिजल्ट कराती हूँ मैं आपको कि आपसे पूछ लिया जाता कि Z500 से Z800 तक निकालो फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो फिर तो आप पूरे दिन लगे रहते हैं इसी काम में, है कि नहीं? तो इसलिए आपके लिए एक रिजल्ट बना दिया गया, आपकी बारे में सोच के एक रिजल्ट बनाया गया। और रिजल्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm कितने होते हैं? R इज इक्वल टू GCD ऑफ M एंड N। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं ऊपर जाके, और इसके बारे में थोड़ा सा सोच के आना, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि ये GCD क्यों आया। ऊपर जाके एक बार देखते हैं। Z8 से Z12 के अंदर हमने, नहीं एक सेकेंड, हमने कहाँ पे पूरे निकाले थे? पहले तो चलो इसी की बात कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिया है कि Z7 से Z4 तक कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे, कौन कौन से होंगे। मैंने पूछा था, आपने कहा कि एक होगा, आपने मुझसे कहा कि एक होगा, क्योंकि 7 और 4 का GCD क्या था? कॉमन डिवाइजर उनका एक ही था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज 1। ठीक है, और ऊपर जाके देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं इस बात को। मैंने आपसे कहे थे Z6 से Z4 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालो, तो 6 और 4 का GCD कितना होता था? GCD ऑफ 6 and 4 was 2। और आपने यहाँ पे देखा था कि 0x और 2x केवल 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आए थे। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आप निकाल सकते हो, सीधे GCD निकालते ही आपके नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकल आएंगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद मैंने आपको Z9 से Z3 वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें आपने आंसर किया था कि तीनों ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन रहे हैं। मतलब नंबर कितने आ रहे थे? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू यू, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 9 और 3 का GCD भी तो 3 था। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि 3 ही आ रहे हैं दोनों केसेस में। ठीक है, Z8 से Z12 में अगर आप निकालना चाहते नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जो हम काम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। Z8 से Z12, 8 और 12 का GCD वैसे कितना आता है? 4 आता है, तो 4 आने चाहिए। लिख लेते हैं एक बार, 0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, बताओ 5x यहाँ पे आना चाहिए, 6 7 8 9 10 11, 0 का ऑर्डर 1 है एंड 1 डिवाइड्स 8, तो ये बन जाएगा। चेक करते जाओ साथ साथ, 0 का ऑर्डर 1 है एंड 1 डिवाइड्स 8, ये बन जाएगा। 1 का ऑर्डर 12 है, 12 डज नॉट डिवाइड 8। 2 का ऑर्डर 6 है, 6 डज नॉट डिवाइड 8। 3 का ऑर्डर 4 है, 4 डिवाइड्स 8। 4 का ऑर्डर 3 है, 3 डज नॉट डिवाइड। 5 का ऑर्डर 12 है, डज नॉट डिवाइड। 6 का ऑर्डर 2 है, 2 डिवाइड्स। 7 का ऑर्डर 12 आएगा, डज नॉट डिवाइड। 8 का ऑर्डर क्या आएगा? 8 का ऑर्डर कितना आता है? 8 या 24, 3 आएगा, डज नॉट डिवाइड। 9 का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा आई थिंक, नहीं 4 आएगा, 9 का ऑर्डर 4 आएगा, तो डिवाइड्स। 10 का ऑर्डर 6 आएगा, 6 डज नॉट डिवाइड। 11 का ऑर्डर 12 आएगा, 12 डज नॉट डिवाइड। तो कितने आ गए यहाँ पे? 0 3 6 9, केवल इतने आते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, तो मैम GCD निकाल दो, हो जाएगा। GCD निकाल दो, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ जाएंगे। और पहले क्या होता था, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता था, सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि Z4 से Z5 में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। धीरे धीरे हर एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाता है। पहले सीधे फॉर्मूले से भी पूछ लिया जाता था। अब आप कहीं MSc का एंट्रेंस देने जाओगे ना,
कोई ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 to Z9। ठीक है, समझे? समझ गया मैम। तो GCD निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे मैं कल कराऊंगी, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना आपका काम है, ये होमवर्क है आपका। मैम एक चीज तो पूछना ही भूल गया, आज का रिकॉर्ड है ना लेक्चर? हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो स्टार्ट कर दिया था रिकॉर्डिंग, अब ऑफ करने का टाइम आ गया।